प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको कक्षा 10 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु चैप्टर में धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण समझाए थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे गुण धातुओं और अधातुओं के बताए थे जो उनके सामान्य लक्षणों से मेल नहीं खाते। अतः केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग करना मुश्किल है, इसलिए हम धातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण, सबसे पहले धातुओं का वायु में दहन करने पर, या मतलब यदि हम किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ वायु में दहन करते हैं। वायु में दहन का मतलब ही यही है कि वायु की ऑक्सीजन ही धातु के साथ अभिक्रिया करेगी। जब भी हम वायु कहते हैं तो वायु में ऑक्सीजन ही एक ज्वलनशील और अभिक्रियाशील गैस होती है, अतः वह धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं का जो पहला रासायनिक गुण है वह यह है कि धातुओं का वायु में दहन करने पर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? धातु ऑक्साइड। अगर हम किसी धातु का उदाहरण लें जैसे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? कॉपर ऑक्साइड। अतः धातुओं का पहला गुण है कि यदि हम धातुओं को वायु में दहन करते हैं, यानी वायु में जलाते हैं, तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। दूसरा धातुओं का गुण है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अगर हम धातुओं की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ठीक है। तो जब भी हम किसी धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह क्या करेंगी? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रदान करेंगे, यानी कि कोई भी धातु ले लो, धातु और प्लस जल, उनकी आपस में अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। अब एक धातु का उदाहरण हमने ले लिया जैसे पोटेशियम। पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है। तो धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। एग्जाम में ये प्रश्न भी आती हैं कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है धातु, कोई भी धातु आप ले लो, धातु अम्ल यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे धातु कौन से लिया है मैंने? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो जो धातु का उदाहरण मैंने लिया है वो है जिंक जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल हाइड्रोजन गैस बनती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण, और प्लस ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया के क्या देती हैं। तो आप कहोगे धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और जल हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। 14 धातुओं का रासायनिक गुण। धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की क्या अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? धातु लवण के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ठीक है। यदि हम किसी धातु लवण का विलयन ले लें और उसके साथ किसी धातु की अभिक्रिया करें तो क्या होगा? जैसे माना हमने एक धातु ले ली A और एक धातु B का लवणीय विलयन ले लिया। ठीक है। तो क्या होगा? A का लवणीय विलयन बन जाएगा और धातु B अलग हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था विस्थापन अभिक्रिया, ये वही अभिक्रिया है। जब कोई धातु A धातु B के लवणीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु A धातु B के लवणीय विलयन B को अलग कर देगी और धातु A का लवणीय विलयन बन जाएगा।
ठीक है। धातु ए धातु बी के लवणीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह धातु बी को अलग कर देगी और क्या बनेगा, धातु ए का लवणीय विलयन बन जाएगा। और ऐसा कब होता है, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु हो और कम अभिक्रियाशील धातु का लवणीय विलयन हो। कौन सी धातु अभिक्रिया करे, अधिक अभिक्रियाशील, यानी ए अधिक अभिक्रियाशील हो और बी कम अभिक्रियाशील हो। जिसका लवणीय विलयन है, जिस धातु का लवण विलयन है वह कम अभिक्रियाशील हो और जो धातु अभिक्रिया कर रही है वो अधिक अभिक्रियाशील हो, तो वह क्या करेगी, ये धातु बी को हटा देगी, अलग कर देगी और ए का लवणीय विलयन बना देगी। धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। धातु ए धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। उदाहरण भी मैं तुम्हारे लिए वही वाला ले रही हूँ। जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है, तो आपको पता है कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। वह कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, कॉपर कमज़ोर है आयरन से, तो आयरन कॉपर को अलग कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बना देगा। तो यह धातु लवण के विलयन से धातु की अभिक्रिया होने पर क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु ए का लवणीय विलयन बन जाता है और धातु भी अलग हो जाती है। और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसी विस्थापन अभिक्रिया को लेते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी और कौन सी कम होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो धातु ठीक है, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से अलग कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन अभिक्रियाशील ज़्यादा है और कौन कम है, कौन किसको हटाएगा और कौन किसको नहीं हटा पाएगा। तो यह धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में दर्शाती है। अगर आपके पास ये श्रेणी होगी तो आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये आपकी धातुएं हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी धातु है, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद सोडियम, यानी कि ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन है, पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। और बीच में घटती हुई अभिक्रियाशीलता की ओर हम बढ़ेंगे और सबसे नीचे कौन सी होंगी, सबसे कम अभिक्रियाशील। जैसे सबसे नीचे कौन है, गोल्ड, सोना, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। और सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यदि हम ये कहेंगे कि पोटेशियम के विलयन से सोडियम पोटेशियम को अलग कर पाएगा, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत आते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि क्या पोटेशियम के विलयन से सोडियम पोटेशियम को हटा पाएगा, तो आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम उससे कम अभिक्रियाशील है। कौन ताकतवर है ज़्यादा, पोटेशियम। तो क्या सोडियम पोटेशियम को हटा सकता है उसके विलयन से, नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आएगा जिंक और आयरन में से कौन किसको हटा सकता है, आयरन जिंक को नहीं हटा सकता, लेकिन जिंक आयरन को हटा सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो ऊपर ये धातुएं हैं ये सब अधिक अभिक्रियाशील हैं और नीचे को अभिक्रियाशीलता घटते जा रही है। जैसे कॉपर के बाद मरकरी के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस पर पूछा जाता है कि ऐसे दो धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे उसके विलयन से, और ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। बेटा ये बहुत ध्यान से इस प्रश्न को आप सुनिए कि एक प्रश्न आता है कि ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन को उसके विलयन से हटा देंगे, और ऐसे दो धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। तो हाइड्रोजन को कौन हटा देंगे, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर होंगे, यानी हाइड्रोजन से ऊपर। हाइड्रोजन के उससे ऊपर कौन कौन है, लेड है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनमें से कोई भी दो जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को उसके विलयन से हटा देंगी। हाइड्रोजन से ऊपर वाली कोई भी दो धातुओं के नाम लिख लीजिए, जैसे जिंक और आयरन ले लीजिए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ले लीजिए, कैल्शियम सोडियम ले लीजिए। ये सब हाइड्रोजन को हटा देंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर हैं। और कौन दो धातुएं हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगी,
तो वो होंगी जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कमज़ोर हैं। जैसे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अगर इन चारों में से आप कोई 2 नाम लिखते हो तो ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। ठीक है, तो जो धातुएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे कॉपर और मरकरी, तो ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। और 2 धातुओं के नाम बताए जो हाइड्रोजन को हटा देंगे हाइड्रोजन से ऊपर, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? लेड, आयरन, जिंक, कोई भी 2 ले लो आप, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, कौन किससे कम ताकतवर है। ताकतवर का मतलब अभिक्रियाशील, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव कौन है? सबसे अधिक है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, सोडियम के बाद है कैल्शियम। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए क्या सोडियम कैल्शियम को हटा देगा उसके विलयन से, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि सोडियम ज़्यादा ताकतवर है और कैल्शियम कम ताकतवर है। ताकतवर का मतलब मैंने आपको क्या बताया? अभिक्रियाशीलता। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे को जाते रह रहे हैं तो कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, और एक प्रश्न जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया वो क्या था कि हाइड्रोजन को कौन हटा देंगे। ठीक है, तो आप कहोगे